राधे राधे एवरीवन। ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। हम लोग लूसेंट सीरीज का ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसका 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इंडियन इंडस्ट्री देखेंगे, भारत के उद्योग देखेंगे। वहाँ से हम लोग का आज खत्म हो जाएगा, मतलब 3 पार्टों में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आने वाले जो एग्जाम है, यूपीएसआई, बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी एडी और भी जितने भी एग्जाम होते हैं पूरे कंट्री में, स्टेट के या सेंट्रल वाले, सब में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके सारे आंसर सही लग जाएंगे। अच्छे से इस वीडियो को देखें, बढ़ा कर देखें, मतलब फास्ट करके देखें और पूरा देखना है इस वीडियो को। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा भारत का उद्योग। आज क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट भारत के उद्योग देखेंगे। भारत के उद्योग आज हम लोगों को करना है। पहला आयरन स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग सबसे पहले भारत में कब हुआ? 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी वेस्ट बंगाल में, आसनसोल पश्चिम बंगाल में, वहां पर आयरन वर्क्स बंगाल आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया। पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो कुल्टी, वेस्ट बंगाल के कुल्टी में, बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई। इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। बराकर नदी के किनारे था, इस वजह से इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया। बराकर आयरन वर्क्स रख दिया, बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे पहले बड़े पैमाने का, उसके बाद सबसे पहले बड़े पैमाने का कारखाना कहाँ खुला? तो 1907 में झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। 1907 में जो टिस्को है, टाटा स्टील वाला, वो उसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी ने की थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात देख लेते हैं। मतलब आज़ादी से पहले कौन कौन से स्थापित हुआ था? तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी एक है। इसका स्थापना 1918 में हुआ था, पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में, हीरापुर, बाद में इसे बनपुर कहा गया। हीरापुर में पहले इसका नाम हीरापुर था, इसको फिर बनपुर कहा गया। 1918 में इसका स्थापना हुआ था। 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। स्थापना हुआ था 1918 में और इसका उत्पादन स्टार्ट हुआ 1922 में। आगे चलकर कुल्टी, बनपुर और हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। कुल्टी, बनपुर और हीरापुर जितने भी तीनों थे, उनको आपस में मिला दिया, मर्ज कर दिया गया, आपस में मर्ज कर। फिर नेक्स्ट है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क 1923 में मैसूर राज्य के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई। इसका वर्तमान नाम क्या है? न्यू नेम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। विश्वेश्वरैया के नाम से इंजीनियर्स डे होता है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया के बर्थ एनिवर्सरी पर ही सेलिब्रेट होता है। फिर हमारा स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 में बनपुर में की गई। बाद में 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। फिर हमारा स्वतंत्रता के बाद बनाए गए लौह इस्पात कारखाना, जो एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था सेकेंड प्लानिंग कमीशन में, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 में आई थी, उसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। उसमें 3 लौह इस्पात कारखाने बनाए गए। पहला था भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 में की गई, तत्कालीन मध्य प्रदेश के, अभी तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, उस समय मध्य प्रदेश में था। कहाँ पे? तो दुर्ग जिला, अब दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में चला गया। और ये किसके हेल्प से बना था? तो सोवियत संघ के, रशिया के हेल्प से बनाया गया था। 1959 में इसमें उत्पादन हो गया था। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसका स्टैब्लिश कब हुआ था और किसके हेल्प से बना था। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि भिलाई वाला इस्पात संयंत्र, स्टील फैक्ट्री कब बना था, मतलब किसके हेल्प से बना था? तो सोवियत संघ के हेल्प से बना था। अगला है हमारा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, इसकी स्थापना 1959 में, राउरकेला का जो स्टील है उस फैक्ट्री, उसका इंडस्ट्री, उसका स्थापना 1959 में हुआ था, पश्चिमी जर्मनी की मदद से। फिर है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, इसका स्थापना 1956 में और ये ब्रिटेन की हेल्प से हुआ था। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया गया। मतलब ये क्वेश्चन आपको बार बार इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है कि सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो किसके आधार पर था, किस बेसिस पर था। तो ये है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस था। और ये किसका था, मतलब कौन सा? पीसी महालनोबिस मॉडल पे, पीसी महालनोबिस मॉडल पे था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड प्लानिंग कमीशन में भी कुछ इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो बोकारो स्टील प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट 1964 में, और ये भी सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना कौन कौन से हैं? तो यह है सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम तमिलनाडु में।
विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉस्पेट बेल्लारी जिला कर्नाटक में। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ है? हॉस्पेट बेल्लारी जिला कर्नाटक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्टील कंपनियों की स्टील इंडस्ट्री की देखरेख करता है, सेल, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में। 1973 में। इसमें भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बरनपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। किसको? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। स्पंज आयरन, एक होता है स्पंज आयरन। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और वैसे भारत चीन, जापान तथा यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्टील प्रोड्यूसर कंट्री भारत चौथे रैंक पे है और ये चौथे रैंक पे है। और लेकिन करंट के डेटा में तीसरे नंबर पे आ गया, थर्ड नंबर पे आ गया। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एल्युमिनियम इंडस्ट्री। एल्युमिनियम इंडस्ट्री का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में किया गया था। जेके नगर में स्थापित किया गया। जेके नगर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है 1938 में एल्युमिनियम कंपनी 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, जो अब झारखंड में चला गया, केरल के अलवाय, पश्चिम बंगाल के वेलूर व ओडिशा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी मालको की स्थापना कहाँ है? मैटूर में स्थापित की गई है मालको। अब कुछ चार्ट में देख लेते हैं और ये चार्ट से क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस बीपीएससी मतलब स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आता ही है, आपको मैच में आएगा या मैच में नहीं आएगा तो कौन सा करेक्टली पेयर है या नॉट करेक्टली पेयर, वैसे करके ये क्वेश्चन आते ही हैं मिलाने का। बाल्को कहाँ पे है, नाल्को, ऐसा करके। तो बाल्को है आपका, बाल्को कौन बनाया था? बाल्को सोवियत संघ। कोरबा एवं कोयना उसका सेंटर है, सोवियत संघ के हेल्प से बना था। नाल्को फ्रांस के हेल्प से बनाया, दमन-जोड़ी उड़ीसा में। हिंडाल्को यूएसए के हेल्प से, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, ये कनाडा के हेल्प से, जेके नगर, मुरी और अलवाई में इसके सेंटर है। माल्को ये मद्रास में बनाया इटली के हेल्प से, चेन्नई, मैटूर, सेलम। वेदांता एल्युमिनियम कंपनी किसके हेल्प से? तो जर्मनी में जर्मनी जिसको बनाया वेदांता कंपनी, वो झारसुगुड़ा। उसके बाद आते हैं हम लोग एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 को किया गया। इसका कार्यालय कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। अब आते हैं एल्युमिनियम, हमारा खत्म हो गया, एल्युमिनियम इंडस्ट्री खत्म। अब आते हैं कॉटन इंडस्ट्री में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल का स्थापना 1918 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया, किंतु यह असफल रहा था। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में पहला स्टार्ट किया गया 18 में, वो असफल रहा। फिर 1854 में बंबई में कवास जी डाबर नामक व्यापारी ने खोला, जिसका 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है, कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से। कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मुंबई को, कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, गुजरात, तमिलनाडु राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य कौन से हैं? अन्य प्रमुख राज्य इंपॉर्टेंट और कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, केरल और उत्तर प्रदेश है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कानपुर है नॉर्थ इंडिया का और कोयम्बटूर है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि मैनचेस्टर जो आपका ब्रिटेन का सिटी है वो कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। इस वजह से कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का और कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अहमदाबाद एक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। यहाँ 1859 में पहली सूती कपड़ा मिल स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद में। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1859 में स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं कुछ सूती वस्त्र के प्रकार और उसके प्रसिद्ध शहर। मलमल के लिए ढाका बांग्लादेश का कैपिटल फेमस था। छीट मसूलीपट्टनम, केलिको कालीकट नाम से ये। सुनहरी जरी बुरहानपुर, सूरत, और बड़ोदरा में। और जैसे हम लोग इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद को पढ़े, नॉर्थ इंडिया का कानपुर का और साउथ इंडिया का कोयम्बटूर, उसी तरह जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोलते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। सबसे प्राचीन उद्योग कृषि है। यह देश के सबसे बड़े संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश का कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। उसके बाद आते हैं अपना हम उसके बाद आते हैं उसके बाद है हमारा विश्व में कपास और कृत्रिम रेशों का अनुपात, मतलब कॉटन और फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर का अनुपात क्या है, तो 43 और 57। और इंडिया में क्या है, इंडिया में 59 और 41 है। इंडिया में कॉटन का ज़्यादा है। अब आते हैं जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री गोल्डन फाइबर, जूट इंडस्ट्री जो सोने का रेशा, जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, ये नाम से मशहूर है। जूट के रेशों से सामान का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान है। और ये जूट में भारत अभी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हो भी गया है। पहले बांग्लादेश था, अब भारत हो गया। इसका पहला कोलकाता के समीप रिसड़ा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। 1855 ईस्वी में लगाया गया था पहला कारखाना जूट का कारखाना सबसे पहले लगाया था कोलकाता के रिसड़ा में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। और ये दूसरा नहीं, पहला निर्यातक देश बन गया भारत। अब टॉप प्रोड्यूसर हो गया है जूट में। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे बस। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रिसड़ा, बाली, अगरपाड़ा, बांसबेड़िया, ये सब पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और गुंटूर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर के पास। बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, ये जूट के लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई। इसका मुख्यालय ढाका में क्योंकि पहले बांग्लादेश बहुत ज्यादा था, जूट प्रोड्यूशन में सबसे आगे था। अब आते हैं हम लोग उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में। सबसे पहला चीनी उद्योग कहाँ लगा था? तो बिहार में ही लगा था। भारत के निम्न राज्य चीनी उद्योग से कौन कौन से संबंधित है? वैसे चीनी शुगर गन्ना में सबसे आगे तो उत्तर प्रदेश है। तो देखते हैं सबसे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जगह है चीनी के लिए। देवरिया, भटनी, गोरखपुर, गौरी बाजार, बस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, मुजफ्फरनगर आदि ये सब चीनी में इंपॉर्टेंट शहर है, चीनी उद्योग से संबंधित शहर है। बिहार में कौन कौन से? बिहार में मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, ये सब चीनी के इंपॉर्टेंट चीनी उद्योग से संबंधित जगह है। महाराष्ट्र में मनसड़, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर और कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल में बेलडांग, पलासी, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। पंजाब में हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में कौन कौन से? हरियाणा में आपका जगतधारी और रोहतक जगह है। तमिलनाडु में आपका कोयम्बटूर सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब मदुरई और तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में पिथापुर, विजयवाड़ा और साभल। राजस्थान में गंगानगर और भोपाल सागर है चीनी उद्योग से संबंधित। अब आते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में हुआ। ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 12-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर स्थापना किया गया, जिसमें 1914 से स्थापना हुआ था। पहला 1904 में मद्रास में लगा, फिर 1912 गुजरात में लगा। अब आते हैं एसीसी सीमेंट। आप लोग देखे होंगे एसीसी सीमेंट का स्थापना कब हुआ? 1936 में हुआ। एसीसी सीमेंट की स्थापना 1936 में हुआ। एसीसी सीमेंट की स्थापना 1936 में। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। मध्य प्रदेश में फिर हरियाणा भी है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और चूर्क है, केरल में कोटायम है, पंजाब में सूरजपुर है, झारखंड में ये सब है, सिंदरी, झिंकापानी, मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, रतलाम, कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बगालकोट, बेंगलोर, ये सब है सीमेंट के लिए। तमिलनाडु में कौन कौन से? तमिलनाडु में डालमियामपुरम, मधुकराई, तुलकापट्टी। राजस्थान में जयपुर, लखेरी। गुजरात में पोरबंदर, भावनगर, शिवालियम और रानायम। ये है सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारा कागज उद्योग। नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सा है? कागज उद्योग है। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है।
कागज के प्रमुख उत्पादन कौन कौन से जगह है? आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये निहाटी कागज के लिए स्पेशल जगह है, ये कौन से राज्य में है? त्रिवेणी कौन से जगह पे? सिरपुर, कागज नगर, ये सब ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी जगह पे क्या है। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, नेहाती, कोलकाता, हुगली, ये सब कागज के लिए। आंध्र प्रदेश राजमुंद्री, तिरुपति। तेलंगाना में सिरपुर और कागजनगर। उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ और लखनऊ और नैनी। झारखंड में संथाल और परगना। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर कागज के लिए इंपॉर्टेंट जगह है। उसके बाद मध्य प्रदेश में नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए बनाने का सरकारी कारखाना है वहाँ। तमिलनाडु का पट्टीपालयम और महाराष्ट्र का मुंबई, पुणे, बलरामपुर, चंद्रपुर। गुजरात वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, उदावड़ा आदि। अब आते हैं हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। हमारा नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। जरा जूम हो गया ये तो। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। 1944 में कर्नाटक के बेलुगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई नामक स्थान पर खोला गया। अगला है हमारा भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटास उर्वरक में पूरी तरह आयात पर निर्भर है, मतलब इंपोर्ट पर निर्भर है। भारत सरकार कृषि में नीम अलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब में खाद का ज्यादा यूज होता है। दूसरा और तीसरा पे आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचड़ उड़ीसा में, रामागुंडम आंध्र प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनियस संयंत्र हजीरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित ही है। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पाद राज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद और फूलपुर। झारखंड में सिंदरी। महाराष्ट्र मुंबई, ट्रॉम्बे, अंबरनाथ। राजस्थान में खेतरी, सलादीपुर और कोटा। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिषड़ा। बिहार में बरौनी है। कर्नाटक में मंगलूर, बेलागुला, मुरादाबाद। उड़ीसा में राउरकेला और तलचर। गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तादोपल्ली और तुनकु। ये सब फर्टिलाइजर रिलेटेड इंडस्ट्री। उसके बाद है हमारा तमिलनाडु में क्या है, तो निवेली, रानीपेट, इन्नौर। निवेली में एक चीज और है, कोयला का जो लिग्नाइट कैटेगरी का होता है ना, वो सबसे ज्यादा निवेली तमिलनाडु में ही पाया जाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण उद्योग का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी एक कंपनी था, उसके द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां हैं जो जलयानों का निर्माण करती है, पोत का निर्माण करते हैं, जैसे गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मंझगांव डाक लिमिटेड महाराष्ट्र। मंझगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब आते हैं वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण उद्योग का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयां हैं। कोरापुट में, कोरबा, नासिक, बैरकपुर इसकी 5 इकाइयां तथा बेंगलोर में 5 इकाइयां इसकी बेंगलोर में इसकी 5 इकाइयां। उसके अलावा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक इकाइयां वायुयान के निर्माण कार्य में संलग्न है। ये हुआ हमारा वायुयान का बात। अब आते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। क्या है, तो इसको विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख यूनिट कौन कौन से? हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, प्रीमियर ऑटोमोबाइल मुंबई में, अशोक लेलैंड चेन्नई में, अशोक लेलैंड ट्रक आती हैं, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में, सनराइज इंडस्ट्री बेंगलोर में। सनराइज इंडस्ट्री कहाँ है? बेंगलोर में। अब आते हैं दवा निर्माण उद्योग, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का। ये प्रमुख स्थान है मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पिंपरी, पेंसिलिन के लिए इंपॉर्टेंट है, मथुरा, हैदराबाद आदि, ये दवाई उद्योग के लिए।
लेड इंडस्ट्री, शीशा उद्योग। भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में हुआ। फिरोजाबाद व सिकोहार भारत में शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण स्टेट कौन कौन से देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान। इसका स्टेट ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश और अन्य सिटी कौन कौन से वो देख लेते हैं हम लोग। अन्य सिटी अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभियांत्रिकी उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। प्रमुख स्थान क्या है। प्रमुख स्थान है हटिया, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, नैनी, बेंगलुरु, अजमेर, जादवपुर आदि। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 का है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 का। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 का है। ये आपको मैच में या डायरेक्ट क्वेश्चन में ये आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको आप लोग बार बार देखेंगे। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग 1954 में। अभी हल्दी बोर्ड एक आया है। हल्दी बोर्ड आपका कहाँ है, तो हल्दी बोर्ड आया निजामाबाद में, और एक मखाना बोर्ड है वो बिहार के पूर्णिया में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड यह है 1953 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। और केंद्रीय विक्रय संगठन बोर्ड चेन्नई 1958 में स्थापना हुआ है। अब आते हैं रेल उपकरण उद्योग। चितरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क से नाम से हुई। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। चितरंजन में अभी क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। DLW, डिजिटल डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना बनारस में हुआ था। अब उसको BLW बोलते हैं, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक जगह पर है। 1952 में स्थापित किया गया और इससे उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र कहाँ पे हैं, तो बेंगलोर तथा कोलकाता है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली व कचरापाड़ा में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई जा रही है। केरल के पोलाक्कड़ से लेकर बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन व मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दिनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। IIT रुड़की देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। भारत का पहला रेलवे इंजन कौन था, तो थॉमसन था। यस, उसके बाद है रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। ऊनी वस्त्र उद्योग भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र देख लेते हैं। कर्नाटक में कौन कौन सी जगह है, बेंगलोर, मैसूर। पंजाब में अमृतसर, धारीवाल। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। उत्तराखंड में मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर। राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। उसके बाद आते हैं हम लोग ब्रिटेन, USA, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के लिए महत्वपूर्ण आयातक देश है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है जिसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। बिजली के सामान के लिए फेमस जगह कौन है, भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, तिरुचिरापल्ली एवं कलकत्ता बिजली के सामान बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र है। टेलीफोन, बेंगलोर और रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। उसके बाद है रेशम उद्योग। भारत एक ऐसा देश है जहां सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। रेशम के 4 टाइप होते हैं, ए सहतूती, एरी, तसर और मूंगा। स्टेम से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं। 4 टाइप का सिल्क हो गया ये, सहतूती, टी से हो गया तसर, ई से हो गया एरी, एम से हो गया मूंगा। स्टेम ये हो गया आपका 4 टाइप के रेशम का टाइप कैटेगरी। अब कुछ संस्थान देख लेते हैं। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण सिल्क इंस्टीट्यूट मैसूर और ब्रह्मपुर में। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान मेंढी पत्थर मेघालय में। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण तो रांची झारखंड में। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र
वैसे तो अभी सबसे टॉप प्रोड्यूसर कर्नाटका है। कर्नाटका, बाकी कहाँ-कहाँ होता है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, तमिलनाडु में सलेम, तंजौर, कांजीवरम, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुरा, हावड़ा, 24 परगना, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर, बिहार में भागलपुर, गया, पटना, भागलपुर बिहार का सिल्क सिटी बोलते हैं, कर्नाटका में बेंगलोर, मैसूर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वाराणसी और शाहजहां। कर्नाटका, वो पहले बताया था कि कर्नाटका देश का सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन करता है, अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यह सहतूती रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनता है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान 3% होता है। गैर सहतूती रेशम कहाँ होते हैं? तो असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। भारत चीन के बाद से दूसरा सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन में है। उसके बाद आते हैं चर्म उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, लेदर इंडस्ट्री देखते हैं। भारत में लेदर उद्योग के मुख्य केंद्र हैं कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलोर। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध होते हैं चर्म। उसके बाद आते हैं सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना के प्रसंस्करण और वितरण के लिए कंप्यूटर, कैलकुलेटर तथा अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। यूएसए में 1946 में सैनिक उद्देश्यों के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किया गया। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक के आविर्भाव से 1970 और 1980 के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक का विकास 1984 में हुआ, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विकास। अब आते हैं हम लोग सिलिकॉन घाटी के बारे में पढ़ते हैं। सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1971 में डॉन हॉफलर नामक पत्रकार ने किया था। सिलिकॉन घाटी पश्चिमी मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है। यह घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोस नगरों के मध्य फैले लगभग 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी है। चौड़ी भूमि की पट्टी है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण, यह शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। सिलिकॉन घाटी के पूर्व में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी और पश्चिम में सांता क्रूज पर्वत है। सिलिकॉन वैली के पूर्व में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी और पश्चिम में सांता क्रूज पर्वत तथा दक्षिण पूर्व में तटीय पर्वत श्रृंखला है। अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का यह एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ इंटेल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसिस्टम, जितने भी टेक्नोलॉजी के कंपनी है सारे वहीं पे हैं। सिलिकॉन घाटी की आधारशिला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखी गई। प्रोफेसर फेडरिक एमंस टर्मन को सिलिकॉन घाटी का पिता कहा जाता है। एमंस टर्मन को। इंडिया का सिलिकॉन घाटी वैली किसको बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी, तो बेंगलुरु को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टूरिज्म। भारत में परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। भारत में परिवहन देख लेते हैं। सड़क परिवहन सबसे पहले और सबसे बड़ा तो सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63.45 लाख किलोमीटर है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश में सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1995 से प्रचलन में। भारत का लगभग 63.45 लाख किलोमीटर, ये रिपोर्ट 2024 की है। नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल है। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो नेशनल हाईवे 27 ईस्ट वेस्ट। इसकी कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है। जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सबसे होकर गुजरता है। वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो 44 है, NH44, और जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327 बी है। लंबाई इसकी 1.20 किलोमीटर है बस। 20 किलोमीटर है बस। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं, जीरो माइल स्टोन को। NH44 पुराना NH1A में जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू और श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाता है। जम्मू को श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहाल दर्रे में बनिहाल एवं काजीगुंडा के बीच जवाहर सुरंग स्थित है। जम्मू एवं
जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासिर सुरंग। चेनानी नासिर सुरंग की दुनिया देश की सबसे लंबी सुरंग है। यह एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासड़ी से जोड़ती है। चेनानी को नासड़ी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो गया। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में है। नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के मध्य अहमदाबाद मुंबई खंड पर सुगम बनाने के लिए यातायात को किया गया। स्वर्ण गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत 5840 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगर दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारे से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। भारत माला परियोजना किससे रिलेटेड है? तो सड़क से रिलेटेड है। इसका घोषणा केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2017 को की थी। भारत माला परियोजना कब का है? तो 2017 का। भारत सरकार ने 2017 से 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करते हुए भारत माला परियोजना को मंजूरी दी। 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शामिल है इसमें। उसके बाद हमारा भारत माला परियोजना के हिस्से के रूप में कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि को सुधार के लिए 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और लगभग 10,000 किलोमीटर की लंबाई के एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। भारत माला परियोजना सड़क माल ढुलाई की गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 80 किलोमीटर घंटा कर देगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, भारत का पहला 14 लेन राजमार्ग, चेनानी नासिर सुरंग जो एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक सड़क सुरंग है, अंबाला कोटापुली कॉरिडोर और बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे आदि कुछ उदाहरण है जो ये सब भारत माला परियोजना के तहत विकसित किए गए हैं। सेतु भारतम इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी बनाने की है। चारधाम महामार्ग विकास परियोजना, यह योजना उत्तराखंड के स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने और 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है इसके अंतर्गत। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, नेशनल हाईवे की लंबाई के आधार पर फर्स्ट 5 स्टेट कौन से हैं इंडिया के? पहला पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश। वर्तमान में सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला रोड घनत्व वाला कौन है? तो केरल है। केरल में सड़क घनत्व लगभग 6,690 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर पर है। इसके बाद दिल्ली, असम और गोवा आते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये कुछ नोट्स है, नोट देख लेते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2014 में 91,287 किलोमीटर थी, जो लंबाई 2014 में 91,287 किलोमीटर थी, जो 2024 में बढ़कर कितना हो गया? तो 1,46,195 किलोमीटर हो गया। इतनी वृद्धि हुई। हाई स्पीड गलियारा जो 2014 में 557 किलोमीटर मात्र था, 2024 में बढ़कर वो कितना हो गया? तो 4293 किलोमीटर हो गया। इसके अतिरिक्त 4 लेन या उससे चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 18,278 से बढ़कर 48,422 10 सालों में हो गई, जिससे क्षमता और दक्षता में 2.5 गुने की वृद्धि हुई। अब आते हैं स्टेट हाईवे, राज्य मार्ग। इसका निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। नेशनल हाईवे की केंद्र सरकार की होती है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व राज्य वाला कौन है? तो केरल है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो नीति अपनाई थी। माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है देश में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने की ये योजना थी। अगला है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग श्रीनगर लेह मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है। 2006 में इसका नाम नेशनल हाईवे 1D घोषित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कितना? 1,46,195 है। कुल सड़क कितना? 2% है। राज्यों के राजमार्ग कितने? 1,79,535 3%, और अन्य सड़कें 60,19,730 वर्ग किलोमीटर में है, लंबाई किलोमीटर में है। टोटल कितनी सड़क है? 63,45,453। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है, फर्स्ट पे यूएस है। और वर्ल्ड में जापान में सड़क घनत्व सबसे अधिक है।
प्रत्येक 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर सड़क है। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन, सीमा सड़क मतलब जो बॉर्डर में रोड बनते हैं वो कौन बनाता है? बीआरओ बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर 2001 तक 29,000 किलोमीटर लगभग बीआरओ ने बनवाया। वह 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 19,300 फीट है। अब तक की दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। बोलिविया का सड़क इससे पहले था, लेकिन अब इंडिया का उमलिंगा पास पे बन गया है। यह उत्तरोंसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क तल से 18,953 फीट पे था। ये बोलिविया वाला है। कहाँ पे था? तो उत्तरोंसु वोल्केनो माउंटेन के पास। मैत्री सेतु यह फेनी नदी पर बना 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है, जो त्रिपुरा में सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, मैत्री सेतु को। रेल परिवहन, भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है भारत की। पहला 3 स्थान पर टॉप पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है और फिर थर्ड पे रेल नेटवर्क पे रशिया है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा एम्प्लॉय जनरेटर है। उसके बाद है हमारा पॉइंट नोट में देखते हैं, बेल्जियम में रेल घनत्व सबसे ज्यादा है, अर्थात 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1 किलोमीटर पाया जाता है ट्रैक। उसके बाद हमारा देखते हैं, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी इंडिया में? सब तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम हुआ था, 16 अप्रैल 1853 में, मुंबई से थाने के बीच। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी और 1830 में मतलब इंग्लैंड में चला था ये। लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया था। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो 1905 में। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। रेल वित्त को 1924 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया। पुनः 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। किसमें मिला दिया गया? तो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को एक में मिला दिया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 1950 में हुआ था। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 18 मंडल में, जो पहले 9 था, और 73 डिवीजनों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है, महाप्रबंधक। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस ये नवंबर 2011 से चल रही है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। इस दौरान वो 4200 डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये आपको मतलब आ सकता है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस चलती थी, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी। उसके बाद आ गया ये विवेक सागर एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है। यह लोकोमोटिव लेस ट्रेन है, जिसका संचालन विभिन्न रूटों पर किया जाता है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर है और लेकिन अभी इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही चलाया जा रहा है। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। अब आते हैं हम लोग डायमंड क्रॉसिंग किसको बोलते हैं? वैसी जगह जहां चारों दिशाओं से ट्रेन आती है उसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ एक ही जगह पर रेल की 4 पटरियां क्रॉस होती है, इसी वजह से यह डायमंड क्रॉस का आकार बनाता है, इसलिए इस क्रॉसिंग का नाम डायमंड क्रॉसिंग है। भारत में डायमंड क्रॉसिंग सिर्फ एक ही जगह पर है और वह जगह है महाराष्ट्र के नागपुर में ही डायमंड क्रॉसिंग है। चारों दिशा से पटरियां क्रॉस करती है। नागपुर के संप्रीति नगर स्थित मोहन नगर में यह डायमंड क्रॉसिंग है। भारत के रेल मंडल देख लेते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई CST, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव असम में, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्टर्न रेलवे कहाँ है? तो ये हुबली में। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिम रेलवे चर्चगेट मुंबई, पूर्व रेलवे फिर कलकत्ता, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जब्बलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। उसके बाद है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता और दक्षिण तट रेलवे ये विशाखापट्टनम नवनिर्मित है ये। उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या है?
उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद है जापान की एमसी मैंगलीव ट्रेन। दुनिया के सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन ने 603 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन जो रशिया में लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक। ये बहुत बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है। भारत 2025 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 68,584 किलोमीटर। 2024 तक कुल ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का लगभग 97% विद्युतीकृत हो चुका है। वायसराय लॉर्ड रेडिंग के काल में भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। 3 फरवरी 1925 को चली थी। 3 फरवरी 1925 को चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो 1 जून 1930 को बंबई एवं पुणे के मध्य चली। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन कौन है? तो फेयरी क्वीन है। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी। 1969 को नई दिल्ली हावड़ा और राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर और अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनावाव बाड़मेर और खोखड़ापाड़ सिंध के मध्य चलती है। मैत्री एक्सप्रेस चित्रपुर ढाका के बीच चलाई गई, बांग्लादेश के साथ बीच में चलती है। और 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू किया गया। रेलगाड़ी इंश्योरेंस ये 1994 से स्टार्ट हुआ। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मझगांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 ईस्वी को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला है। कोलकाता मेट्रो रेल 1972 ईस्वी में बनी। यह योजना 1975 ईस्वी से अमल में आई। दमदम से टॉलीगंज तक इसे भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 1645 किलोमीटर थी। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत अक्टूबर 1984 से हुई है। नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का प्रारंभ कोलकाता में किया। दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान व कोरिया की सहायता से बनाई गई। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 30 हजारी से सहादरा चलाई गई थी। 30 हजारी से सहादरा तक चलाई गई थी। बेंगलोर मेट्रो रेल 20 अक्टूबर 2011 में इसमें नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुआ। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया। मुंबई मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 8 जनवरी 2014 को हुई। मुंबई मोनो रेल स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई, जहां इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 2014 में किया था। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 1963 में हुई। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 410 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। ये 434 किलोमीटर तक चलती है संघाई में, चाइना की संघाई मेट्रो। आत्मनिर्भर भारत की भावना से कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर कवच की तैनाती शुरू की है। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा में है। अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त वाली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया था 2016 में सुरेश प्रभु ने किया था। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वे वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी कब चली? तो 2017 में चली, एर्नाकुलम से हावड़ा। पहली सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी रेवाड़ी से रोहतक के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन है। यह ट्रेन डीजल एवं सीएनजी दोनों ईंधन से चलने वाली डुअल फ्यूल सिस्टम पर आधारित है। भारत की सबसे लंबी रेलवे पुल बोगीबिल ब्रिज है, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग जनासू सुरंग है, जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है। उत्तराखंड में देवप्रयाग से जनासू के बीच बनी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का हिस्सा है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन घूम स्टेशन, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन टांगुगुला है, जो तिब्बत चाइना में। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विरासत सूची में शामिल किया है। पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, उपनाम टॉय ट्रेन। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ब्लू माउंटेन ट्रेन जिसको बोलते हैं। फिर कालका शिमला रेलवे, उपनाम टॉय ट्रेन है। टॉय ट्रेन भारतीय रेल द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम वार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया इसको। महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। वायु परिवहन भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व के सर्वप्रथम
विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया? विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के आधार पर रखा गया। एक है भारतीय विमान निगम और ये दूसरा है एयर इंडिया। भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश मतलब पड़ोसी देश मालदीव, म्यांमार व अफगानिस्तान को सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदीप दूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी, जिसके बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। एयर इंडिया का प्रमुख देख लेते हैं। प्रमुख तथ्य: मुख्यालय नई दिल्ली में है, निगमित कार्यालय मुंबई में है, शुभंकर है महाराजा और लोगो है उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। देश के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो मुंबई में है। ये हवाई अड्डा से आपको मैंने बहुत क्वेश्चन देखा है PYP में, प्रीवियस ईयर में, BPSC में, फिर करते हैं UPPCS में, छत्तीसगढ़ में। ये ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे देगा मैच करने में ये क्वेश्चन आते हैं ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये कहाँ है? तो कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये चेन्नई में। बाबा साहब अम्बेडकर तो नागपुर में। वल्लभ भाई पटेल ये है अहमदाबाद में। गोपीनाथ बारदोली ये तो आपको गोपीनाथ बारदोली तो असम गुवाहाटी। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये है आपका लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो अमृतसर में। त्रिवेंद्र तो नाम है तिरुवनंतपुरम। कालीकट का हो जाएगा कोझिकोड। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये है श्रीनगर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का न्यू नाम हो गया कोची। वीर सावरकर का हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर और दाबोली मतलब कहाँ पे है? तो वीर सावरकर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। दाबोली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दाबोलिम कहाँ है? गोवा में। कैंपागोड़ा बेंगलुरु। दाबोलिम का नाम है मोपा भी है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो मंगलुरु में। देवी अहिल्याबाई इंदौर। संगनेर कहाँ है? तो संगनेर जयपुर में। संगनेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। तिरुचिरापल्ली है तिरुचिरापल्ली में। उसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री तो ये लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। बागडोगरा सिलीगुड़ी में। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका सूरत में। बीजू पटनायक भुवनेश्वर में। कन्नूर में। मदुराई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा मदुरई में। जयप्रकाश नारायण पटना में। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया। मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दूसरा है मोपा गोवा में। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका इम्फाल में है और शेख आलम श्रीनगर में। कुछ अन्य प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं। बिरसा मुंडा रांची। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा ये आपका चंडीगढ़ में। महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य हवाई अड्डा अगरतला में। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में। वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा के पास है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टैलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अधिग्रहित किया था। अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर एयर इंडिया का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभाल लिया गया। इस बात की पुष्टि टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने की थी। करीब 69 वर्षों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में आ गई। पवन हंस लिमिटेड की स्थापना 1985 में की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी में शामिल हो गई पवन हंस लिमिटेड। वर्तमान में 2020 में इसके पास 43 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है। उसके बाद है हमारा पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी की स्थापना देश में कमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में की गई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको फुर्सतगंज में ही है। विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 1995 ईस्वी को। ये सब डेट इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके ही ये सही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, घरेलू हवाई अड्डा और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। फिर नोट देखते हैं। नगर विमानन मंत्रालय ने 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू किया। जीवन रेखा सेवा स्टार्ट किया। अब आते हैं हम लोग जल परिवहन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया। आंतरिक इनलैंड वाटरवे, यह परिवहन नदियां, नहर, झील द्वारा होता है। देश में जहाजों के जरिए होने वाली कुल माल ढुलाई के केवल 1% की ही ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्गों से होती है।
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। हल्दिया से इलाहाबाद तक का जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को पहला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बताया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन है? तो हल्दिया से इलाहाबाद। सामुद्रिक जलमार्ग, भारत लगभग 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है, जो बढ़कर अभी 11,000 के पास हो गया है। कोस्ट लाइन भारत का 11,098 किलोमीटर हो गया। यह मुख्य भूमि के पश्चिम और पूर्वी भागों में फैली है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में 13 बड़े और लगभग 200 छोटे पत्तन हैं। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% और मूल्य की दृष्टि से 68% का व्यापार समुद्री भाग से होता है, समुद्री मार्ग से होता है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर और लाइक। वीडियो तो अच्छी लगेगी क्योंकि बहुत अच्छे से बनाया गया, एक्सप्लेन किया गया है और आपको ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 3 घंटे का ज्योग्राफी, 3 घंटे 4 घंटे तक का ज्योग्राफी आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आप 2 से 3 घंटे में, मतलब 2 घंटे में आप पूरा ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का। यह भारत, अब आते हैं NW1 नेशनल वाटरवे 1, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है जो हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। फिर है नेशनल वाटरवे 2, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह उत्तर पूर्वी भारत को बांग्लादेश के माध्यम से मुख्य भूमि से जोड़ता है, मुख्य भूमि से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय जलमार्ग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय जलमार्ग देखते हैं। NW1 नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से हल्दिया सबसे बड़ा है, 1620 किलोमीटर। फिर नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धुबड़ी और ब्रह्मपुत्र नदी पर 891। फिर तीसरा है कोल्लम से कोट्टापुरम, ये केरला में 205। फिर 4 कौन सा? तो काकीनाडा से मरकानम 1095 किलोमीटर, काकीनाडा से मरकानम। फिर NW5 तलचर से धमड़ा 6623 किलोमीटर। फिर NW16 क्या है? तो लखीमपुर से भांगा बराक नदी पर अभी प्रस्तावित है, अभी ये प्रस्तावित है। चलिए आगे देखते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। छोटे बंदरगाहों का निर्माण संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा भी है। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है विशाखापट्टनम बंदरगाह, सुरक्षित है। कांडला बंदरगाह दीनदयाल पतन जिसका नाम है, निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है कांडला। एन्नौर को ही कामराज बंदरगाह बोलते हैं, कामराज। भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है विशाखापट्टनम, भूबद्ध बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। एन्नौर बंदरगाह की स्थापना मूल रूप से चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह बंदरगाह के रूप में की गई थी। इसका निर्माण 2001 में हुआ। इसके पूर्ण परिचालन दिसंबर 2002 में प्रारंभ किए गए। थर्मल कोयले के संभालने के लिए किया गया था। 2014 में बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया, कामराज बंदरगाह कर दिया गया था। यस, तुतिकोरिन कांडला एवं एन्नौर बंदरगाह का नया नाम, तुतिकोरिन का नया नाम है आपका वीओ चिदम्बरनार, कांडला का नया नाम होगा दीनदयाल और एन्नौर का कामराज। कोलकाता नदी प्रकार का बंदरगाह, इसमें 2 गोदी प्रणालियां हैं, हुगली नदी के पश्चिम किनारे पर और हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली। चेन्नई पतन हर मौसम में कार्य करने वाला एक आर्टिफिशियल बंदरगाह। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट, चेन्नई और तुतिकोरिन के बीच 4 से 34 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय केरल है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कोची पूर्व पश्चिमी समुद्री व्यापार के चौराहे पर स्थित है। मोर्मुगांव गांव एक प्राकृतिक पत्तन है जो ब्लैक वाटर और मोल से घिरा हुआ है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है। मुंद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है ये मुंद्रा। गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। विश्व के जहाज पुनर्वतन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30% है। जहाज पुनर्वतन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग सोसिया में किया जाता है। अलांग सोसिया में किया जाता है। अलांग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्वतन कारखाना है, 1983 में शुरू हुआ था। दाहेज देश का प्रथम बंदरगाह जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह बोलते हैं। रोरो फेरी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख लेते हैं क्या। रोल ऑन रोल ऑफ फेरी का मतलब किसी सामान को लादना और फिर उसे उतारना। इससे एक ऐसी कार्गो शिप होती है जिसमें पैसेंजर के साथ ही बाइक, कार, ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियों को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। इसी को रोरो फेरी बोलते हैं। इस फेरी को चलाने का उद्देश्य किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी और यात्रा में लगने वाले समय को कम करना होता है।
रोरो फेरी समुद्र के छोटे रास्ते से होते हुए कम समय में वाहन समेत गंतव्य स्थल तक पहुंचा देती है। भारत का पहला रोरो फेरी सेवा गुजरात में भावनगर के घोघा से दक्षिण गुजरात के दहेज के बीच शुरू हुई। 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था इसका शुभारंभ किया था रोरो फेरी का शुभारंभ किया था 2017 में। भारत की जनगणना 2011। भारतीय संविधान की धारा 246 आर्टिकल कौन से 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है और जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं थी और अब की बार होगा 2026 और 27 को अब की बार क्या होगा, तो ये होगा 16वां और 8वां। इसकी शुरू महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से ईस्वी हुई। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातीय आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान की, लेकिन उस बार नहीं हुआ था। 2027 वाली जनगणना में ये होगा। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रांगणिक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन, सबसे फर्स्ट टाइम किसके टाइम हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के टाइम। और ये आता है, ये वाला क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि फर्स्ट कब हुआ था, तो 1872 में पहला हुआ था, 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम। और रेगुलर वाला लॉर्ड रिपर के टाइम 1881 से। 1881 में जनगणना आयुक्त हैं डब्ल्यू प्लोडन। वहीं भारत के पहले जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त कौन है, तो आर्य गोपाल स्वामी। विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई, डिकेडल सेंसस। इसके बाद है 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। 1838 में जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को पियरे वेरल हुल्स ने प्रकाशित किया। कुछ इंपॉर्टेंट उसके फॉर्मूला देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व क्या होगा, तो जनसंख्या घनत्व इक्वल टू टोटल जनसंख्या बटे में टोटल एरिया, ये निकालने पे जनसंख्या घनत्व आ जाता है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो लिंगानुपात क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ महिलाएं और बटे में टोटल नंबर ऑफ पुरुष इंटू 1000, ये हो जाएगा लिंगानुपात। अब शिशु लिंगानुपात क्या है, तो 0 से 6 वर्ष तक। जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है, तो यही हो गया शिशु लिंगानुपात। बालिकाओं की संख्या 0 से 6 और उम्र, उसमें उम्र कितना, एज कितना रहता है, तो 0 से 6 वर्ष तक। अब आता है लिटरेसी रेट का क्या है फॉर्मूला, तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो, साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष उससे अधिक आयु वाले कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या के साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर लिटरेसी रेट किसको बोलते हैं, तो साक्षरों की संख्या और 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या जितनी हो उनको इंटू 100। फिर आता है डिकेडल ग्रोथ रेट, यह 10 वर्षों में मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। क्या होता है, तो वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा पूर्व जनसंख्या। शिशु मृत्यु दर अब देखना है, शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या को। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया, जबकि 2011 में जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि 2001 से 11 में कुल 47 नए जिले बने। महान विभाजक वर्ष, ये क्वेश्चन आता है महान विभाजक वर्ष का, कुछ चाणक्य इतिहास में 1921 को बोलते हैं। 1911 से 21 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में ऋणात्मक आया था, माइनस में गया था पॉपुलेशन, मतलब इंक्रीजमेंट में 100 लोग जन्म लिए तो 105 मर गए, तो 5 जो बचा वो माइनस में चला गया, मतलब ये होता है ऋणात्मक का। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी, जनसंख्या में कमी आना, इसलिए 1921 को विभाजक वर्ष बोलते हैं। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत
वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 ईस्वी के दौरान दर्ज की गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे इसके बारे में 2011 की जनसंख्या के बारे में। अभी तक जो एग्जाम होगा 1 साल से 2 साल के अंदर में आपको 2011 का ही जनसंख्या देखना है, क्योंकि जो अगला जनसंख्या 2027 में होगा तो उसके डेटा आते आते 2028 हो ही जाएगा। तो देखते हैं हम लोग 2011 की जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 की जनगणना, भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़, लगभग 121 करोड़, जिसमें लगभग 62 करोड़ पुरुष और लगभग 58 करोड़ या लगभग 59 करोड़ महिलाएं। यानी परसेंटेज कितना है पुरुष का? तो 51.47% और महिला का 48.53%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व का 17.5 है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितना हुआ है? ये तो 10 साल में 17.5 बढ़ा है ना। वार्षिक वृद्धि क्या हुआ? 1.97% से घटकर 1.64 हो गया। दशकीय वृद्धि 21.54 से घटकर 17.7 हो गया था। नागालैंड की दशकीय वृद्धि में ऋणात्मकता दर्ज की गई थी। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति से बढ़कर 382 व्यक्ति हो गया। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया। सेक्स रेशियो, बच्चों वाला जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 927 से घटकर 918 हो गया। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गया। पुरुष साक्षरता दर 75% से बढ़कर 82% और महिला वाला 53% से बढ़कर 65.46% हो गया। पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में अंतर 16.68 का है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा स्टेट में है? तो आंध्र प्रदेश में। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 93%। अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य केरल है, लेकिन उल्लास स्कीम से फिलहाल तो बहुत 4-5 राज्य घोषित हो गए हैं। उल्लास स्कीम से मिजोरम सबसे पहले हुआ था, मिजोरम के बाद त्रिपुरा हुआ, फिर गोवा हुआ, फिर हिमाचल हुआ, एक यूटी भी हो गया 100% लिटरेसी वाला, वो है लद्दाख। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 में यह 16.2% थे। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 11 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की डेकेडल ग्रोथ रेट 20.8%, कितना है? तो 20.8% है। नेक्स्ट हमारा 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10 करोड़ है, जो 8.6% है टोटल पॉपुलेशन का। रेविस में भी वृद्धि ही हुआ है। अनुसूचित जनजातियों एसटी का लिंगानुपात 990 है, मतलब एसटी का लिंगानुपात सही है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियां की दशकीय वृद्धि दर 23.7 रही थी। बहुत ज़्यादा रहा था, ये बहुत ज़्यादा रहा। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश है: अंडमान, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। सिक्किम मतलब सिक्किम से बड़ा है अंडमान, फिर दादर, फिर दमन, फिर लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सबसे ज़्यादा नगर का है तो मध्य प्रदेश में। जनसंख्या के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन है? पहला पे उत्तर प्रदेश 16.51% के साथ, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार, फिर 4th पे पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। उसके बाद है भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, न्यूनतम वाले बढ़ते क्रम में सबसे कम है सिक्किम का, उससे ज़्यादा मिजोरम का, फिर अरुणाचल प्रदेश, देन गोवा और उसके बाद नागालैंड। सिक्किम के बाद मिजोरम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक कम वाला तो सिक्किम। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य कौन है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य मेघालय में सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। सबसे कम कहाँ हुआ था? सबसे कम हुआ नागालैंड में, माइनस में गया था नागालैंड में। गोवा, नागालैंड में केरला, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य, बिहार टॉप पे है 1106, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, फिर उत्तर प्रदेश का भी, फिर हरियाणा का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। मतलब सबसे, अब हमें 3 देखना होगा, अरुणाचल सबसे कम है, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। सार्वजनिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड मणिपुर। केरला का जन देख लेते 1084 है, उसके बाद तमिलनाडु है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, सबसे कम सेक्स रेशियो वाला कौन है? तो हरियाणा में सबसे कम है सेक्स रेशियो 879, जम्मू कश्मीर में 889, फिर सिक्किम, फिर पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य 5 राज्य, शिशु चाइल्ड सेक्स रेशियो, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 972, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, छत्तीसगढ़, केरला। न्यूनतम में कौन है? हरियाणा, ये सब बहुत कम है 834 है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू है, राजस्थान है, गुजरात है, मतलब उसी साइड के इलाके हैं, मतलब नॉर्थ और वेस्ट पश्चिम तरफ के।
चलिए अगला देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता परसेंट वाले 5 राज्य। सबसे ज़्यादा शिक्षित तो केरल है, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। ये हो जाएगा सर्वाधिक साक्षरता परसेंट वाले 5 राज्य। न्यूनतम सबसे कम पढ़ा लिखा तो बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। अरुणाचल आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना, दोनों 67% पे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे अपना सर्वाधिक पुरुष साक्षरता परसेंट वाले 5 राज्य। पुरुष में तो केरल, मिजोरम, मतलब जो टोटल ओवरऑल था तो वही बस परसेंटेज देख लेना, 96.1%। गोवा का है, फिर त्रिपुरा है, फिर 5वें पे हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता परसेंट वाले 5 राज्य। और केरल के लिए एक और है कि डिजिटली लिटरेट, फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट केरला ही है। सबसे कम तो बिहार में, फिर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मेघालय, फिर झारखंड। अब आते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है, तो जहाँ पे पुरुष है और जहाँ टोटल वही केरला, मिजोरम, गोवा, यही चलेगा। त्रिपुरा, नागालैंड। सबसे कम तो जिसका कम है उसका सब में कम है, बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू और उत्तर प्रदेश। उसके बाद है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर बिहार में, असम, ओडिशा, मेघालय। ऐसे ये आपको बहुत ही बार बार देखना है, इस वीडियो को बैक करके, फॉरवर्ड करके, फास्ट करके बार बार देखना है। ये आपको क्रोनोलॉजी में आजकल सजाने को मिलते ही हैं। क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसे ऐसे क्रोनोलॉजी डाले जाते हैं कि 5 बताइए, 4 मतलब 4 दे देगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर सजाने को बोलेगा, तो ऐसे करके ये आपको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में। नगरीय जनसंख्या में तो 62% है गोवा का, सबसे ज़्यादा गोवा का ही है परसेंटेज में। मिजोरम, तमिलनाडु, केरला, फिर महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, मतलब पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तब आंध्र प्रदेश। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तो सिक्किम में सबसे कम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या परसेंट वाले 5 राज्य। सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या परसेंटेज में पंजाब में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हिमाचल में और वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का, और परसेंटेज में कहाँ है, तो पंजाब का। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। फिर आते हैं हम लोग अपना नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। यहाँ जनजाति का संख्या ज़्यादा है, अनुसूचित जाति कहाँ नहीं है, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। जाति के बाद अब जनजाति, सबसे ज़्यादा जनजाति एसटी वाले ट्राइब कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मामले में 6ठे स्थान पर है, इसका 86 लाख के आसपास है जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज में मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, फिर नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। एसटी जनसंख्या परसेंट के मामले में झारखंड 11वें स्थान पर है। हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी नहीं है पॉपुलेशन। जनगणना 2011 के इसका यूटी का देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः पुडुचेरी एवं चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला तो दादर नगर हवेली में 55% वृद्धि हुआ था। दूसरा और तीसरा पे दमन, दीव और पुडुचेरी। सबसे कम लक्षद्वीप। सर्वाधिक जन घनत्व डेंसिटी वाला तो दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा 11,320 है डेंसिटी। उसके बाद अंडमान निकोबार, न्यूनतम में है अंडमान निकोबार, 46 है बस वहाँ। जन घनत्व में दूसरा पे चंडीगढ़ है 9,258, फिर पुडुचेरी है 2,547। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1,037 है। लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, सबसे कम वाला कौन है, तो दमन दीव है 618। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया, तो अंडमान निकोबार 968 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला तो ये दिल्ली हो गया 871, दूसरा स्थान पर इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक साक्षरता परसेंट वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप 91.8%। न्यूनतम साक्षरता परसेंट वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादर नगर हवेली 76.2%। इसके बाद चलते हैं आगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादर नगर हवेली। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला तो लक्षद्वीप है। उसमें भी मतलब तीनों में यूटी में वही है। टोटल में भी लक्षद्वीप आगे, पुरुष में भी लक्षद्वीप आगे, महिला में भी लक्षद्वीप, और कम में भी दादर नगर हवेली, सब में। तो अगला देखते हैं।
केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या परसेंट दिल्ली का वे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह 37.7% का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या परसेंट वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। सबसे ज्यादा परसेंटेज केंद्र शासित प्रदेश एससी जनसंख्या वाला कौन है? तो चंडीगढ़। आजकल चंडीगढ़ का यह है कि झुग्गी मुक्त हो गया, झुग्गी मुक्त पहला सिटी चंडीगढ़ है। दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या पॉपुलेशन परसेंटेज में चंडीगढ़ और पॉपुलेशन में केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। चलिए, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला परसेंट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। कौन है? तो लक्षद्वीप है। 94.8% के साथ। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दादर नगर हवेली 1,78,000। फिर दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। डीसीपी में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान में। ब्यास परियोजना, ये सब क्वेश्चन आता है कि ये कौन कौन से स्टेट को इससे फायदा पहुंचता है, तो वही है ब्यास परियोजना, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा। चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में चंबल नदी परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना तेलंगाना तथा कर्नाटक नदी को हेल्प करता है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी रिवर पर है, पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी कौन कौन सा हेल्पफुल होता है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कोशी परियोजना ये बिहार में है, बिहार और नेपाल इससे हेल्प है। गंडक नदी परियोजना बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। फड़क्का परियोजना ये गंगा और भागीरथी पश्चिम बंगाल में। काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। तवा परियोजना तवा नदी मध्य प्रदेश। फिर आते हैं नागपुर शक्तिगृह परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी, सतलज नदी बहुत स्टेट को हेल्प करती है, तो राजस्थान, पंजाब व हरियाणा बेनिफिट लेते हैं इससे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। पोचमपाद परियोजना तो गोदावरी नदी पर है, कर्नाटका में। पोचमपाद कर्नाटका नहीं होगा, पोचमपाद ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि इसका एक्यूरेट क्या है। तो ये इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में देखिएगा, पिन किया हुआ मिलेगा ये। मालप्रभा नदी कर्नाटका। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी उड़ीसा। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कुंडा परियोजना कहाँ है? कुंडा परियोजना आपका तमिलनाडु में। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरला। टेहरी बांध परियोजना तो भागीरथी नदी उत्तराखंड में। माता तिला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश रामगंगा नदी। घाट प्रभा नदी कर्नाटका। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी अलमाटी बांध है, ये कर्नाटका में। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटका। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र। रंजीत सागर बांध परियोजना पंजाब में रावी नदी पर। हिडकल परियोजना सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात। कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। कांसावती परियोजना कांसावती रिवर पश्चिम बंगाल में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट सकते हैं। पारंबिकुलम परियोजना तमिलनाडु एवं केरल। मोचकुंड परियोजना उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। दंडकारण्य परियोजना उड़ीसा मध्य प्रदेश में। शरावती परियोजना कर्नाटका में। पंचेत बांध दामोदर नदी पे कौन कौन सा होगा? तो झारखंड पश्चिम बंगाल। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में। ये बस सिटी और उसका परियोजना नाम स्टेट और नाम से आ जाएगा कि कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे, ऐसे करके। बाण सागर परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना बाण सागर सोन रिवर पे। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश तथा गुजरात। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल राजस्थान। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी हरियाणा में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। तिलैया परियोजना बराकर झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान को। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर। कंडवा परियोजना माही नदी गुजरात। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। देश में सबसे अधिक 3 बड़ी बांधों वाले राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। शिव सागर झील का निर्माण महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बने बांध से हुआ है। कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो सतारा जिले के कराड़ जिले में मिलती है। इसके संगम को प्रीति संगम कहा जाता है। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को बोलते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर। डायमंड हार्बर कोलकाता। डायमंड हार्बर कोलकाता। चलिए, डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोची। पूर्व का वेनिस कोची। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग कहाँ है तो जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरला। मसालों का बगीचा केरला। गुलाबी नगर जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ियों का मलिका नेतरहाट। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर को बोलते हैं। सॉल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सोयाबीन मध्य प्रदेश। मलय का देश कर्नाटका। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन बोलते हैं। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली। खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर। लीची नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर। तो सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी भी मेट्रोपॉलिटन नगर निगम पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चेन्नई है मद्रास। कर्नाटक का रत्न मैसूर। त्योहारों का नगर मदुरई। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। रैलियों का नगर नई दिल्ली। रैलियों का नगर नई दिल्ली। रैलियों का नगर नई दिल्ली। अरब सागर की रानी कोची। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मंदिरों में घाटों का नगर वाराणसी। धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान बंगलुरु। बोस्टन अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोशी। वृद्ध गंगा गोदावरी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। कोटायम की दादी मलयाला को। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़। अलीगढ़ को ताला नगरी बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर। पेठा नगरी आगरा। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। वन नगर देहरादून। वन नगर देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। कोयला नगरी धनबाद। कोयला नगरी धनबाद। भारतीय महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। महाराष्ट्र शीतकालीन राजधानी नागपुर एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला और पहला शिमला है। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर है और ग्रीष्मकालीन मुंबई है। हिमाचल की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। पहला आपका शिमला है। पहला आपका शिमला है। भारतीय जनजातियां संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातियों समुदाय के अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत के जनजाति के रूप में माने गए हैं। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या 8.6% है पूरे भारत। जनजातियों की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। मिजोरम सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला राज्य है जनजातीय जनसंख्या का। संविधान का 89वां संशोधन 2003 द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे यूएस ढेबर। 2011 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है जिसकी जनसंख्या 1,69,00,000 है। उसके बाद गोंड है। दूसरी सबसे जनजाति गोंड है जिसकी जनसंख्या 43 लाख है। तीसरे पे संथाल था। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मेघालय है। सबसे कम मेघालय है जबकि सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। उसके बाद आते हैं ठक्कर बाबा को आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब कौन है तो गोंड है। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। मिथन त्योहार नागा जनजाति का है। नायर जनजाति पारदर्शी पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है।
टोडा जनजाति पशुपालक हैं तथा भैंस पालने का काम करते हैं। टोडा संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। हो, उरांव एवं मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा और केरल के कन्निकर एवं युराली उन्हें पलाथी कहते हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह या घुमकुड़िया कहा जाता है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजातियां गरसिया है। गरसिया गोंड जनजाति के बोली में गीत को पाटा और गाने को बराना कहते हैं। कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। ददरिया, कर्मा और सुआ गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान टंडा कहलाता है। लोहा गलना असुर जनजातियों का एक पारंपरिक पेशा है, लोहा गलाना। टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। फागुन पर्व से पहाड़ी की खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। बिलवा नृत्य बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड द्वारा किया जाता है। भूंजिया जनजाति रसोई घर को लालवंगला कहते हैं, जो घर के बाहर रहता है। अगरिया जनजाति लोहासुर को अपने देवता मानती है। इसके बाद है हमारा कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार है अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट वन है, मार्क करके इसको अच्छा नोट्स बना लीजिएगा। मोनपा, दफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा ये अरेंज करने को आता है। नागालैंड की कोन्याक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन के धड़ से अलग करने की यादगार घटना मानते हैं। चेहरे पर टैटू बनाकर उसका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोन्याक जनजाति को भारत के साथ म्यांमार में की नागरिकता भी है। इनका गांव लोंगवा नागालैंड की मून जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से नरी कोरबन तमिलनाडु, हट्टी समुदाय हिमाचल, कहू कोरवा कर्नाटका सहित देश के 5 राज्यों के 15 जातियों को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी है। इसी के साथ देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई। इस तरह से हमारा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी 3 पार्ट में कंप्लीट हो गया। तो आप इस तीनों वीडियो को अच्छे से देखें। ये आपका 4 घंटा होगा टोटल। आप इसको 1.5 या 2.2 पे 2x पे करके 2 से ढाई घंटे से 3 घंटे में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। पहली बार पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद 2.5 घंटे 2 घंटे टाइम कम लगता जाएगा आपका। मतलब 2-3 बार देखने के बाद 2 घंटे में ज्योग्राफी खत्म। 2 घंटे से ज़्यादा ज्योग्राफी रिवीजन में टाइम लूसेंट का नहीं देना है। तो आपका ये 2 घंटा पर्याप्त हो जाएगा। 2 घंटा निकालिए, ज्योग्राफी रिवीजन कीजिए। थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को और लोगों में शेयर करें और हमारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ।